स्नेह करते हैं। बचपन से ही वह शेखर के पास रहती है। वह शेखर को भैया कहती है और शेखर का भी उस पर गहरा अनुराग है। अच्छा चारू, तो यह बता, क्या शेखर बाबू की इसी शादी इसी माघ में होने वाली है? सुना है इस रिश्ते से बुढ़े को अच्छी रकम हाथ लगेगी। चारू बाला ने कहा, हाँ हाँ, इसी माघ में शेखर भैया का ब्याह होगा। बात तय हो चुकी है। गुरुचरण बाबू बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। किसी भी छोटे बड़े व्यक्ति से वो निसंकोच बातें कर सकते थे। अपनी मिलनसार आदत के कारण ही गिरिंद के साथ दो तीन बातें होने पर ही उनकी गहरी मित्रता हो गई थी। वह बड़े ही दृढ़ विश्वासी थे। सरल स्वभाव के कारण वे चतुराई को कम महत्व देते थे। वाद में तर्क वितर्क होने पर यदि हार भी जाते थे तो किसी प्रकार के रोष की रेखा उनके चेहरे पर न झलकती थी। कभी कभी ललिता चुपचाप मामा की बगल में बैठकर सब कुछ सुनती रहती। जब वह आकर बैठ जाती तो गिरिंद के तर्क बहुत ही विद्वतापूर्ण होते। हृदय में आनंद की लहरों के उजाव के साथ वह युक्तियों को जुटाता चला जाता। मुख्य रूप से उसका वाद विवाद का विषय आजकल की समाज व्यवस्था से ही होता। आधुनिक समाज की हीनता, जर्जरता, असमानता और अत्याचारों पर बड़े मार्मिक ढंग से विचार होता था और ऐसे दुराचारी समाज से घृणा व्यक्त की जाती थी। इन आरोपों में वास्तविकता थी। अतः वह कुछ प्रमाण देने की आवश्यकता ही क्या थी। वह समाज द्वारा सताए हुए गुरुचरण बाबू के जीव से पूरी तरह मिलती थी। अंतः में गुरुचरण बाबू पूर्ण रूप से समर्थ करते हुए कहते हैं, गिरिंद, तुम बिल्कुल सत्य कहते हो। इसमें असत्य है ही क्या? कौन भला आदमी यह नहीं जानता कि अपनी पुत्री का शुभ विवाह अच्छे व्यक्ति से ठीक अवसर पर करे। फिर भी क्या ऐसा सबके लिए मुमकिन है? इसके सिवा समाज यह कहने से नहीं चूकता कि तुम्हारी लड़की सयानी हुई, ब्याह करो। मगर इतना कहने से ही लड़की का ब्याह नहीं हो जाता। इस कार्य में मदद करने की कौन कहे? तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। गिरिंद, अधिक क्या कहूँ, तुम मेरी ही बात देखो। लड़कियों के ब्याह के कारण ही मेरा मकान तक बिका जा रहा है। इसका ब्याह तक दे सकने में असमर्थ हूँ। इसको कर्ज से मुक्त करवा सकना कठिनाई कार्य है। 2 दिन पश्चात यदि दर दर का भिखारी हो जाना पड़े, मैं ठीक सकता हूँ या नहीं? गिरिंद, ऐसे समय में कोई भी सहारा ना देगा। बिक सारा समाज बहिष्कार करेगा। इस प्रकार का वाद विवाद उठ आने पर गिरिंद चुपचाप ही सुना करता। गुरुचरण बाबू उसी बहाव में कहते, भयास, जो भी तुमने कहा बिल्कुल सत्य है। ऐसे समाज को त्याग कर जंगल में रहना लाख बार अच्छा है। जात पात ढोंगियों बिल्कुल दूर रहने में ही भलाई है। कुछ भी कठिनाई क्यों ना हो, फिर भी शांति मिलेगी। गला दबोचने और मनुष्यता को भंग करने वाले समाज में रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। यह समाज धनवानों का ही है, मेरे जैसे गरीब का नहीं। अच्छा है यही लोग मौज में रहें। हमारी आवश्यकता ही यहाँ नहीं है। यह कहते कहते वह एकदम से मौन हो जाते थे। ललिता प्रतिदिन इस उद्धारपूर्ण युक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनती रहती थी। केवल इतना ही नहीं, बल्कि रात को निद्रा आने के पूर्व इन्हीं तर्कों पर विचार किया करती थी। गिरिंद की सभी युक्तियां उसके हृदय में समा जाती थी। मन ही मन वह सोचने लग जाती थी कि गिरिंद बाबू का कहना अक्षरशः सत्य है। अपने मामा से ललिता का अटूट प्रेम था। उसके मामा के प्रति गिरिंद जो कुछ भी कहता उसे नितांत सत्य समझती थी। उसे यह भी पता था कि उसके मामा की परेशानी तथा चिंताएं उसी के कारण बढ़ी हैं। अन्न जल भी उन्होंने छोड़ दिया है। आज उसके मामा जो ये कष्ट झेल रहे हैं, यह सब क्यों? क्योंकि समाज उन्हें जाति से बाहर कर देना चाहता है।
इस सब का कारण एकमात्र यही है कि वो मेरी शादी में असमर्थ हैं। विचार कर ललिता ने सोचा, यदि आज किसी प्रकार मेरी शादी हो जाए और दुर्भाग्यवश मैं यदि कल विधवा होकर फिर मामा के पास आ जाऊं तो मामा को जाति से अलग कर दिया जाएगा। न तर्कों में उसे कोई भी सार न दिखाई देता। गिरीन्द्र जी कुछ भी ललिता के मामा के प्रति श्रद्धा और सहानुभूति दिखाता था और जो भी वह कहता उस सबके प्रति श्रद्धा दिखाने और उसकी सहमति जताने से वह बाज न आती। ऐसा करने के सिवा उसके पास दूसरा मार्ग न था। गिरीन्द्र के प्रति उसकी श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। धीरे धीरे उसने भी संध्या की बेला का इंतजार करना शुरू कर दिया। उसकी उत्कंठा और भी बढ़ गई। शुरू में गिरीन्द्र बात में ललिता को आप शब्द से संबोधित करता था, परंतु एक दिन गुरुचरण बाबू ने मना कर दिया। कहा, ललिता तुमसे छोटी है, इसलिए आप न कहकर तुम कहा करो। अब वह ललिता को तुम शब्द से संबोधित करने लगा। गिरीन्द्र ने ललिता से पूछा, तुम चाय नहीं पीती? ललिता ने कुछ उत्तर न देकर सिर नीचे कर लिया। गुरुचरण बाबू ने उसकी ओर से उत्तर दिया, शेखर ने उसके चाय पीने से मना कर दिया है। उसकी राय है कि स्त्रियों को चाय नहीं पीनी चाहिए। गिरीन्द्र को यह बात अच्छी न लगी। इस बात को ललिता ने ताड़ लिया। आज शनिवार है। आज के दिन काफी समय तक यह मजेदार मजलिस लगी रहती है। चाय पीना हो चुका है, वार्तालाप जारी है। गुरुचरण बाबू आज कुछ अनमने थे। बीच बीच में परेशानी का अनुभव कर वह चुप रह जाते थे। ऐसा लगता था कि बातचीत अच्छी नहीं लग रही। पुनरावृत्ति। गिरीन्द्र ने यह देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आपको कुछ शारीरिक कष्ट है। चेहरे पर उदासी है। क्या दफ्तर में कुछ गड़बड़ है? हुक्के की निगाली मुंह से निकालते हुए उन्होंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं, शरीर भी गड़बड़ नहीं। यह कहते हुए गुरुचरण बाबू ने मुंह ऊंचा करके गिरीन्द्र की ओर दृष्टि डाली। सरल स्वभाव वाले गुरुचरण बाबू की आंतरिक चिंताएं तथा हृदय के ज्वलित उद्गार उनके मुख पर झलक रहे थे। इसका वह खुद भी अनुभव न कर सके। ललिता पहले उन लोगों के वार्तालाप को केवल सुना ही करती थी, परंतु अब वह तर्क वितर्क में भाग लेने लगी। मामा की परेशानियों को वह भी पूर्ण रूप से समझ गई। उसने कहा, हाँ मामा, ऐसा मुझे भी लग रहा है कि आपको कोई बात हृदय में कष्ट दे रही है। उसकी इस बात को सुनकर गुरुचरण बाबू को थोड़ी सी हंसी आ गई और सरल भाव से अस्वीकार करते हुए बोले, बेटी सत्य है, आज मेरी दशा ठीक नहीं। यह बात सुनकर गिरीन्द्र एवं ललिता दोनों ही टकटकी बांधकर कष्ट का कारण जानने के लिए उसके चेहरे की ओर देखने लगे। गुरुचरण बाबू ने कहा, नवीन दादा मेरे विषय में सब कुछ जानते हैं, फिर भी उन्होंने तमाम लोगों के सामने सड़क पर खड़े होकर बहुत सी भली बुरी बातें सुना डाली। खैर, उनका इसमें दोष क्या? 6-7 माह बीत गए, पर उन्हें मूल की कौन कहे, 1 पैसा सूद तक नहीं दे पाया हूँ। ललिता सब कुछ तुरंत समझ गई। इस बात को खत्म करने के लिए व्यग्र हो गई। उसे यह भय होने लगा कि कहीं उसके भोले मामा घरेलू बातों को दूसरों के सामने बिना सोचे समझे ही गाने लगेंगे, क्योंकि उन्हें दुख में यह भी स्मरण नहीं रहता कि उनके सामने कौन सी बात करनी चाहिए, किसके सामने नहीं। गिरीन्द्र के सामने घरेलू बातें होना यह वह ठीक नहीं समझती थी। अतः उसने कहा, मामा, बेकार में इन बातों की चिंता में मत पड़ो। ये सब बातें बात की हैं, बाद में होंगी। ललिता के इस इशारे की ओर गुरुचरण बाबू का ध्यान भी नहीं गया। वह बड़े ही विश्वास भाव से कहने लगे, बाद में क्या होगा बेटी? हाँ गिरीन्द्र भैया, तुम देखते ही हो कि मेरी बेटी इन सब चिंताओं से मुझे ग्रस्त नहीं देखना चाहती, परंतु मेरी प्यारी बेटी, तेरे मामा के इन कष्टों को तो बाहरी लोग नहीं देखते हैं। गिरीन्द्र ने पूछा, नवीन बाबू क्या कहा? ललिता को जरा भी पता न था कि गिरीन्द्र उनकी घरेलू परिस्थितियों से परिचित है। इसी कारण गिरीन्द्र का यह प्रश्न सुनकर उसने लज्जा का अनुभव किया और असंगत प्रश्न को सुनकर
उसे मन ही मन पर गुस्सा भी आ रहा था। गिरीन के प्रश्न के उत्तर में गुरुचरण बाबू ने सभी बातें खोलकर कह दी। काफी दिनों से नवीन राय की पत्नी अजीर्ण रोग से ग्रसित है। इलाज में कोई कमी ना होगी तो कमी ना थी। रोग तो रोग ही था, इधर वह भयंकर तो चला है। पुराना रोग हो जाने के कारण डॉक्टरों ने राय दी कि हवा पानी बदलने के लिए कहीं बाहर स्वास्थ्यवर्धक स्थान पर जाना चाहिए। इसी काम के लिए नवीन राय को पैसों की सख्त आवश्यकता थी। अतः बड़े ही जोरों से उन्होंने सब रुपया अदा कर देने का तकाजा किया। गुरुचरण बाबू के सामने यह कठिन समस्या है। आखिर वह इतनी जल्दी रुपयों का प्रबंध कैसे करें। गुरुचरण बाबू की इन बातों को सुनकर गिरीन्द्र थोड़े समय तक चुप रहा और फिर ही बहुत ही नम्र भाव से उसने मधुर स्वर में कहा, इधर कई दिनों से आपसे कुछ कहना चाहता था पर संकोचवश कह न सका। आज आपकी आज्ञा हो तो कुछ कहूँ। गुरुचरण बाबू ने हंसते हुए कहा, यह क्या बात है गिरीन्द्र, किसी को भी मुझसे बात करने में संकोच होता है। तुमको आज्ञा क्या दूं, तुम बेरोक टोक कहो। गिरीन्द्र ने कहा, जीजी से एक दिन सुना था कि नवीन बाबू बहुत अधिक सूद पर रुपए उधार देते हैं। उनसे रुपए लेकर आप गहरी परेशानी के जाल में पड़ गए हैं। मैंने सोचा कि आपकी मदद में अपनी धनराशि लगाऊं, जो कि बैंक में पड़ी हुई है और वह किसी काम में नहीं आती। साथ ही एक समय नवीन बाबू को आवश्यकता भी है, आपका भी कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। गिरीन्द्र की यह बात सुनकर गुरुचरण बाबू और ललिता दोनों उसकी ओर एकटक देखने लगे। संकोच भाव से गिरीन्द्र ने फिर कहना शुरू किया, इस समय इन रुपयों को मुझे बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। यदि मेरे रुपए आपके काम में लग जाएं तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। इस धन को आप अपनी सुविधा अनुसार दे दीजिएगा। मुझे किसी प्रकार की जल्दी नहीं। नवीन बाबू को आवश्यकता है, उन्हें समय पर रुपए मिल जाएंगे। गुरुचरण बाबू ने कहा, सारा रुपया तुम दोगे? इस बात के उत्तर में गुरुचरण बाबू कुछ कहने जा रहे थे कि अन्ना कली तेजी से दौड़ती हुई वहां आई और बोली, शेखर दादा ने तुरंत कपड़े पहनकर सज धज कर तैयार होने को कहा है। दीदी, वह सब आज नाटक देखने जा रहे हैं। यह कहकर वह जिस प्रकार तेजी से आई थी उसी प्रकार उल्टे पांव भाग गई। उस लड़की के उत्साह को देखकर गुरुचरण बाबू मुस्कुराए, परंतु ललिता उसी स्थान पर बैठी रही। क्षण भर बाद भी अन्ना कली ने फिर आकर कहा, अभी तुम बैठी हो दीदी, उठो, तुरंत तैयार हो, सब लोग तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। इस बार भी ललिता पूर्वत उसी स्थान पर बैठी रही। अन्ना कली की प्रसन्नता को देखकर गुरुचरण बाबू को हंसी आई और ललिता के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, जाओ बेटी जाओ, अब तनिक भी देरी ना करो। वह सब लोग शायद खड़े खड़े तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। लाचारी बस उसे उठना ही पड़ा, परंतु जाते समय उसकी कृतज्ञ दृष्टि गिरीन्द्र पर पड़ी रही थी। इस कृतज्ञता भरी दृष्टि को गिरीन्द्र पूर्ण रूप से समझ गया था। थोड़ी देर में ही खूब बनाव श्रृंगार के साथ पान देने के बहाने फिर एक बार वह बाहर कमरे में आई, परंतु उस समय गिरीन्द्र वहां से चला गया था। केवल गुरुचरण बाबू तकिए के सहारे लेटे थे। उनकी बंद आंखों के कोने पर आंसुओं की रेखा झलकती थी। ललिता तुरंत समझ गई कि वह खुशी के आंसू हैं। यह जानकर उनका ध्यान भंग करना ठीक न समझकर वह चुपचाप ज्यों की त्यों लौट गई। कमरे के बाहर आकर ललिता सीधे शेखर के घर पहुंची। अपने मामा की दशा को सोचकर उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। अन्ना कली उस समय वहां नहीं थी, वह पहले ही जाकर गाड़ी में बैठ गई थी। कमरे के ठीक सामने शेखर खड़े खड़े ललिता की ही बाट जो रहा था। सिर उठाकर देखने पर उसे ललिता की भरी आंखें दिखाई दी। इधर कई दिनों से ललिता को न देखा था, इसलिए शेखर और अधिक परेशान था। ललिता के आंसुओं को देखकर शेखर का हृदय भी द्रवित हो आया। उसने सने ललिता से पूछा, क्या है ललिता, क्या तुम रो रही हो? क्यों, क्या बात है? ललिता ने सिर हिलाकर अपना मुंह नीचा कर लिया। कई दिनों से ललिता को न देख
उठने के कारण तरह तरह की भावनाओं के जागरण शेखर के हृदय में हो रहा था। वह बड़े स्नेह के साथ ललिता का मुंह ऊपर उठाकर बोला, अरे सचमुच तुम रो रही हो? आखिर बताओ तो क्या हुआ ललिता? शेखर की इस सहानुभूति तथा प्रेम भाव को देखकर वह अपने को संभाल न पाई। वह जहाँ खड़ी थी शेखर की ओर पीट करके वहीं पर बैठ गई और मुंह ढांपकर जोर जोर से रोने लगी। शेखर सहानुभूति का प्रदर्शन करता रहा। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। आगे की कहानी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।